आज की इस वीडियो में हम लोग जो है प्रायद्वीपीय भारत की नदी के बारे में पढ़ेंगे और प्रायद्वीपीय नदी पर जो भी बांध स्थित है उस बांध को भी पढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे कि एग्जाम में कैसे जो है यहाँ से क्वेश्चन से पूछे जाते हैं और प्रायद्वीपीय नदी के बारे में एनसीईआरटी में क्या दिया गया है उसे भी हम लोग देखेंगे। आप यदि किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं जैसा कि यूपी पीसीएस, बीपीएससी, बिहार एसआई, यूपी एसआई, बिहार एसएससी, बिहार टीचर यानी बीपीएससी टीचर, किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो यह वीडियो जो है काफ़ी लाभदायक होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो बताइएगा। ए ऑप्शन जो है वो नर्मदा है, बी ऑप्शन जो है महानदी है, सी ऑप्शन जो है गोदावरी है और डी ऑप्शन जो है वो कृष्णा है। ऑप्शन का जो है ऊपर नीचे ABC में जो है उल्टा पुल्टा लिखा गया है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोदावरी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए गोदावरी कितने किलोमीटर दूरी तय करती है, तो सबसे पहले याद रखिएगा कि गोदावरी जो है वो 1465 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, अब इससे और क्वेश्चंस कैसे पूछा जा सकता है कि गोदावरी जो है कहाँ से निकलती है, गोदावरी का उद्गम कहाँ है? तो गोदावरी का जो उद्गम है वो महाराष्ट्र का नासिक जिला, महाराष्ट्र के नासिक जिला से निकलती है। महाराष्ट्र के नासिक जिला के त्रियंबकम से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक जिला के त्रियंबकम से निकलती है और यह 1465 किलोमीटर की दूरी तय करती है। नासिक से निकलकर, महाराष्ट्र से निकलकर तेलंगाना में प्रवेश करती है और तेलंगाना होते हुए आंध्र प्रदेश आती है और आंध्र प्रदेश से यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है और बंगाल की खाड़ी में जब गिरती है तो मुहाने पर जो है डेल्टा का निर्माण करती है, याद रखिएगा। तो अब मन में तो क्वेश्चन बनता होगा कि डेल्टा किसे कहते हैं। तो देखिए डेल्टा किसे कहते हैं, डेल्टा किसे कहते हैं, जब नदियां क्या होती है कि दूर से आती है तो वह अपने साथ अवसाद को लाती है और समुद्र के मुहाने पर जब उसका स्पीड कम हो जाती है तो वही मुहाने पर ही अवसाद को जमा कर देती है। तो इस प्रकार डेल्टा का निर्माण होता है, यानी वह जो जमा अवसाद करती है उस क्षेत्र को डेल्टा कहते हैं। लेकिन जब नदियां कुछ कम दूरी से ही आती है तो उनके साथ अवसाद नहीं के मात्रा में होता है, तो वैसी नदी जो है समुद्र के जल से मिलकर ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, यानी एस्चुरी का निर्माण करती है। तो बात याद रखिएगा कि डेल्टा और ज्वार नदमुख में अंतर क्या है। ज्वार नदमुख में होता है कि अवसाद की मात्रा जो है नहीं के बराबर होता है, लेकिन डेल्टा में क्या होता है कि अवसाद जमा करता है और उससे जो क्षेत्र बनता है उसी को क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। और डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, याद रखिएगा कि जो भी नदियां बंगाल की खाड़ी में, प्रायद्वीपीय नदी का भी हम खास करके बात कर रहे हैं, जो भी नदियां प्रायद्वीपीय नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, पूरब की ओर गिरती है, वो नदियां जो है डेल्टा बनाती है। और ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी का जो निर्माण करती है वो प्रायद्वीपीय नदी एस्चुरी का निर्माण करती है जो अरब सागर में गिरती है। ठीक है, तो कौन सी नदी जो है ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी का निर्माण करती है इसे भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल याद रखिएगा कि डेल्टा वो नदी बनाती है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी कि प्रायद्वीपीय नदी का हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ये भी गोदावरी कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, आंध्र प्रदेश होकर जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है और डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में एनसीईआरटी में क्या दिया गया है इसे भी थोड़ा देख लेते हैं। थोड़ा सा पहले याद रखिएगा कि इसका सहायक नदी कौन सी है, गोदावरी का। तो गोदावरी का सहायक नदी जो हो जाएगा वो क्या कहते हैं, बेनगंगा, 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 पेनगंगा, वर्धा, पूर्णा और क्या कहते हैं मंजरा, सबड़ी, ये सब जो है गोदावरी का क्या कहते हैं, सहायक नदी है। ठीक है, तो सहायक नदी याद रखिएगा। अब देखिए एनसीईआरटी में इसके बारे में क्या दिया गया है, तो देखिए एनसीईआरटी में जो है यहाँ क्या कह रहा है, गोदावरी द्रोणी। तो सबसे पहले द्रोणी किसे कहते हैं याद रखिएगा कि देखिए गोदावरी में जहाँ से भी जिस क्षेत्र से पानी आती है ना, गोदावरी में जिस क्षेत्र से जो सहायक नदियां पानी लेकर आती है उस क्षेत्र को गोदावरी का द्रोणी कहते हैं। ठीक है, तो गोदावरी क्या है, सबसे पहले देखिए यहाँ दिया गया है गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। ठीक है, एनसीईआरटी का ये स्क्रीनशॉट है और यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढाल से निकलती है। कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढाल से निकलती है और इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर दिया गया है, एनसीईआरटी में दिया गया है, लेकिन स्पेसिफिक लंबाई का बात कीजिएगा तो वो 1465 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, और यह बहकर कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। याद रखिएगा कि प्रायद्वीपीय नदी में इसका अपवाह तंत्र क्या है, सबसे बड़ा है और प्रायद्वीपीय नदी में यह सबसे बड़ी नदी भी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि प्रायद्वीपीय नदी में इसका अफवाह तंत्र सबसे बड़ा है और इसकी द्रोणी,
द्रोणी अभी हम लोग पढ़े हैं कि द्रोणी किसे कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, द्रोणी किसे कहते हैं। द्रोणी उसे कहते हैं, जैसा कि गोदावरी नदी का द्रोणी का बात कर रहा है, तो गोदावरी नदी का सहायक नदी जो भी होगी, छोटी छोटी नदी जो गोदावरी नदी में मिलती है, और वह नदी जिस क्षेत्र से पानी लाती है, उस क्षेत्र को गोदावरी नदी का द्रोणी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए महाराष्ट्र क्या है, गोदावरी नदी का द्रोणी है। महाराष्ट्र से तो यह नदियां निकलती ही है, तो महाराष्ट्र का तो पानी इस नदियां में जाती होगी ना, तो इसलिए महाराष्ट्र क्या है, गोदावरी नदी का द्रोणी है। उसके बाद जो है नदी द्रोणी का 50% भाग। उसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में यह नदियां प्रवेश नहीं करती है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो सहायक नदियां हैं ना गोदावरी की, वो तो मध्य प्रदेश से पानी लेकर आती है ना, इसलिए क्या कहते हैं, गोदावरी नदी का जो द्रोणी मध्य प्रदेश भी है। उसी तरह ओडिशा, उसी तरह बात कीजिएगा तो आंध्र प्रदेश से तो निकलती ही है, स्थित है। गोदावरी में उनके सहायक नदियां मिलती है। ठीक है, तो यानी कि सहायक नदियां का आप बात करा जा रहा है कि सहायक नदियां कौन कौन सी है। तो देखिए अनेक सहायक नदियां मिलती है, जैसा कि हम बात किए थे कि पूर्णा है, वर्धा है, प्राणहिता है, मांजरा है, वेनगंगा है, पेनगंगा है। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, सबड़ी, सबड़ी है जो कि नहीं दिया गया है एनसीईआरटी में, याद रखिएगा। अब आगे कह रहा है कि इनमें से अंतिम 3 सहायक नदियां बहुत बड़ी है, यानी कि किस किस नदी का बात करा जा रहा है, मांजरा, वेनगंगा और पेनगंगा जो है ये सबसे बड़ी सहायक नदी है गोदावरी नदी की। बड़े आकार और विस्तार के कारण जो है इसे दक्षिण के गंगा के नाम से जाना जाता है। एक बात और याद रखिएगा कि गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है, दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो है गोदावरी नदी है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है। ठीक है, तो सबसे तो पहले आप जानिए कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी जो नदी जो है वो कृष्णा नदी है, और यह जो है 1400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, यह कितने दूरी तय करती है, 1400 किलोमीटर की दूरी। और कृष्णा नदी निकलती कहाँ से है, उद्गम स्थान क्या है कृष्णा नदी का, तो कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है ना, वो क्या कहते हैं, महाराष्ट्र ही है। महाराष्ट्र का जो है महाराष्ट्र ही है, और महाराष्ट्र का जो है क्या कहते हैं, महाराष्ट्र का जो है वो महाबलेश्वर, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के निकट से निकलती है। कृष्णा नदी जो है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है और कर्नाटका में प्रवेश करती है। कर्नाटका में प्रवेश करने के बाद जो है यह क्या कहते हैं, कर्नाटका में प्रवेश करती है, उसके बाद तमिलनाडु आंध्र प्रदेश होते हुए जो है यह नदियां बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है कि कृष्णा नदी जो है जल विवाद किन राज्यों के मध्य है। ठीक है, देखिए कृष्णा नदी का जल विवाद जो है वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एवं महाराष्ट्र, इन 3 स्टेट के बीच जो है कृष्णा नदी का जल विवाद है। ठीक है, तो याद रखिएगा कृष्णा नदी का जल विवाद जो है वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच है, और यह नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जो 1400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और यह नदी कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के निकट से निकलती है। ठीक है, पश्चिम घाट के महाबलेश्वर के निकट से निकलती है। ठीक है, उसके बाद देखिए और क्वेश्चन एग्जाम में कृष्णा नदी से कैसे पूछा जा सकता है कि कृष्णा नदी की सहायक नदी के बारे में बात कीजिएगा, तो कृष्णा नदी की जो सहायक नदी है ना वो कौन कौन सी नदी है, तुंगभद्रा नदी है। ठीक है, तुंगभद्रा नदी है जो क्या कहते हैं, कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी तुंगभद्रा नदी है, याद रखना है। और उसके बाद जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी कोयना नदी है, कृष्णा नदी की सहायक नदी कोयना है, तुंगभद्रा है, उसके बाद क्या कहते हैं, घटप्रभा है, इत्यादि और सारी नदियां हैं। उसके बाद देखिए कृष्णा नदी से कैसे एग्जाम में क्वेश्चन सब पूछे जा सकते हैं, तो देखिए कृष्णा नदी जो है गोदावरी नदी के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश में भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। याद रखिएगा कि कृष्णा नदी और गोदावरी नदी दोनों मिलकर के जो है आंध्र प्रदेश में भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। और यदि आपसे पूछते कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो सुंदरवन डेल्टा है। याद रखिएगा कि सुंदरवन डेल्टा जो है यह भारत का ही नहीं, यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरवन डेल्टा क्या है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, और यह किस प्रकार का है, त्रिभुजा आकार की है। सुंदरवन डेल्टा का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। उसके बाद यह सुंदरवन डेल्टा का जो निर्माण होती है वो गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी के जो है मुहाने पर इसका निर्माण होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भारत का या तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है जो बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद देखिए कृष्णा नदी, और भारत का अगर दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा पूछते तो कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के द्वारा आंध्र प्रदेश में जो है ये बनाया जाता है।
उसके बाद देखिए कृष्णा नदी से और कैसे क्वेश्चन से पूछा जाता है। नागार्जुन सागर बांध, और एक बांध है जो इसमें हम नहीं लिखे हैं, इसमें क्या कहते हैं, श्री सैलम करके भी एक बांध है। जो नागार्जुन सागर बांध और श्री सैलम बांध, दोनों बांध जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है, जो एक दूसरे से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। तो याद रखिएगा कृष्णा नदी पर दो बांध महत्वपूर्ण है, एक तो नागार्जुन सागर बांध और एक श्री सैलम बांध, और दोनों बांध कहाँ है, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है, 60 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है। अब देखिए यह बांध जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य की सीमा पर स्थित है। एक महत्वपूर्ण परियोजना है जो सिंचाई और बिजली उत्पादन दोनों के लिए पानी उपलब्ध कराती है, ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद देखिए एनसीईआरटी में कृष्णा के बारे में क्या दिया गया है। देखिए एनसीईआरटी में कृष्णा द्रोणी, द्रोणी तो समझ गए हैं किसे कहते हैं, समझ चुके हैं। अब देखिए महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ से निकलती है, याद रखिएगा, महाबलेश्वर से निकलती है, 1400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। किस स्टेट से निकलती है, तो महाराष्ट्र से निकलती है। उसके बाद इसका सहायक नदी याद रखिएगा कुछ कुछ, तुंगभद्रा, कोयना, घटप्रभा, मूसी, भीमा और मालप्रभा भी है। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। इसकी द्रोणी जो है, यानी कहाँ से इस नदी में पानी प्रवेश करती है, कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र का पानी इस नदी में आती है, तो महाराष्ट्र का पानी, कर्नाटका का पानी, आंध्र प्रदेश, ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन क्या है, कावेरी नदी के बारे में भी पढ़ लीजिए कि एनसीईआरटी में क्या दिया गया है। देखिए कावेरी नदी क्या है, पश्चिम घाट के एक ब्रह्मागिरी श्रृंखला से निकलती है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, पश्चिमी घाट के ब्रह्मागिरी श्रृंखला से निकलती है, तथा यह तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, ठीक है। देखिए कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, कर्नाटका के ब्रह्मागिरी श्रृंखला से निकलती है, कर्नाटका से निकलती है और तमिलनाडु में प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में तमिलनाडु होते हुए ये मिल जाती है, ठीक है। और इसकी लंबाई जो है 760 किलोमीटर है, और इसकी प्रमुख सहायक नदी जो है वो अमरावती है, भवानी है, हेमावती है, काबिनी है। इसकी द्रोणी जो है तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटका में विस्तृत है, ठीक है। इसकी द्रोणी मतलब इसमें किस किस क्षेत्र से पानी जो है वो कावेरी नदी में प्रवेश कर रहा है, तो तमिलनाडु है, क्योंकि तमिलनाडु से यह नदी निकलती है ना, तो इसलिए तमिलनाडु तो इसका द्रोणी भी हो जाएगा। और उसके बाद केरल से यह नदियाँ नहीं निकलती है, ना कि केरल में जाती है, लेकिन केरल का जो पानी है वो सहायक नदियों के द्वारा जो है कावेरी नदी में प्रवेश करती है, इसलिए केरल भी इस नदी का द्रोणी कहलाएगा, ठीक है। और कर्नाटका से तो यह नदी निकलती है, इसलिए इसका द्रोणी कर्नाटका भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे क्या क्वेश्चन है, कावेरी नदी से रिलेटेड है ना शायद, हाँ। निम्नलिखित में जो है कौन सी नदी जो है 3 बार 2 धारा में विभक्त हो जाती है, तो यही क्वेश्चन से 2-3 बातें याद रखनी है, पहले क्वेश्चन से पढ़ लेते हैं। और कुछ मील आगे जाकर जो है पुनः मिल जाती है, इस प्रकार जो है श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम, श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। तो देखिए क्वेश्चन से पहले 2 बात याद रखिए कि कौन ऐसी नदी है जो 3 बार 2 धारा में विभक्त होती है, 3 बार क्या होती है, 2 धारा में विभक्त होती है, और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है। और जब 3 बार धारा में विभक्त हो, 3 बार 2 धारा में जब विभक्त होती है, उस दौरान जो है ये श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम द्वीप का निर्माण करती है, यानी 3 बार 2 धारा में विभक्त होती है और 3 द्वीप का निर्माण करती है, श्रीरंगपट्टनम द्वीप, शिव समुद्रम द्वीप और श्रीरंगम द्वीप का निर्माण करती है। तो श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम ये दोनों द्वीप जो है ये कहाँ है, कर्नाटका में है, याद रखिएगा कहाँ है, ये दोनों द्वीप कर्नाटका में है। और श्रीरंगम करके जो द्वीप है ये कहाँ है, तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। यानी कि यह क्या बनाती है, कैसे बनाती है, 3 बार 2 धारा में विभक्त होती है, आगे जाकर मिल जाती है, इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीप का निर्माण करती है। अब आपसे पूछा जा रहा है कौन सी नदियां हैं, तो बताइएगा आंसर। देखिए गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, तुंगभद्रा नदी, कौन सी नदी है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो कावेरी नदी हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग जो है जान चुके हैं कि कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, तो एक बार और याद रखिए, कावेरी नदी जो है कर्नाटका के ब्रह्मागिरी से निकलती है और तमिलनाडु में प्रवेश करती है और बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। और कावेरी नदी भी क्या करती है, बंगाल की खाड़ी में जो है वो डेल्टा बनाती है। तो इसका डेल्टा जो है वो किस टाइप का है, तो याद रखिएगा इसका डेल्टा जो है, कावेरी नदी जो डेल्टा बनाती है वो चापाकार टाइप की डेल्टा बनाती है। किस प्रकार की डेल्टा बनाती है, चापाकार टाइप की डेल्टा बनाती है, ठीक ना, याद रखिएगा।
अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, और कावेरी नदी के बारे में क्या दिया गया था एनसीईआरटी में, इस क्वेश्चन से पहले हम लोग जो है पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा कि आप जानिए कि भ्रंश घाटी किसे कहते हैं। तो देखिए भ्रंश घाटी किसे कहते हैं, जब दो पहाड़ जो है वो ऊपर उठ जाए और बीच का पहाड़ जो है नीचे धंस जाए, उसे क्या कहते हैं, भ्रंश घाटी कहते हैं। जैसा कि हम जो है एनसीईआरटी का क्या कहते हैं, वो स्क्रीनशॉट लेकर आए हुए हैं, 6 क्लास का मैप था उसमें दिया गया था। तो देख लेते हैं कि भ्रंश घाटी किसे कहते हैं और भ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदियां निकलती है। तो देखिए यहाँ क्या है, सबसे पहले देखिएगा विंध्य श्रेणी, ठीक है ना, क्या है विंध्य श्रेणी। यह विंध्य श्रेणी क्या करती है, पेन का जो है वो कलर चेंज कर लेते हैं पहले। देखिए यह विंध्य श्रेणी क्या करती है, भारत को जो है दो भागों में बांटती है। ऊपर के भाग को उत्तर कहते हैं और नीचे के भाग को दक्षिणी भारत कहते हैं, ठीक है। पहली बात याद रखिएगा विंध्य श्रेणी से। उसके बाद देखिए विंध्य श्रेणी और सतपुरा श्रेणी, ये दोनों ऊपर उठ गई है और बीच का जो भी पर्वत होगा वो क्या हुआ है, पहाड़ जो है वो नीचे धंस गया है। तो इस बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, भ्रंश घाटी कहते हैं। और इसी भ्रंश घाटी से होकर जो है नर्मदा नदी निकलती है। यानी कि विंध्य श्रेणी, विंध्य भ्रंश घाटी और सतपुरा भ्रंश घाटी के बीच से होकर नर्मदा नदी निकलती है। और ताप्ती नदी भी जो है सतपुरा और मैकाल के भ्रंश घाटी से, ताप्ती नदी जो है सतपुरा और मैकाल, सॉरी, ताप्ती नदी जो है सतपुरा और अजंता, ये अजंता है, अजंता पर्वत श्रेणी है, ठीक है। तो ये सतपुरा श्रेणी है। तो सतपुरा और अजंता की श्रेणी के भ्रंश घाटी होकर जो है ताप्ती नदी निकलती है और विंध्य और सतपुरा की भ्रंश घाटी से नर्मदा नदी निकलती है, ठीक ना। तो याद रखिएगा कि भ्रंश घाटी किसे कहते हैं, भ्रंश घाटी किसे कहते हैं, जब दो पहाड़ ऊपर उठ जाए और बीच का पहाड़ नीचे धंस जाए तो बीच के क्षेत्र को भ्रंश घाटी कहते हैं, ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। तो आंसर बताइए, गोदावरी नदी क्या, नहीं, गोदावरी नदी तो होगा नहीं, कृष्णा नदी होगा नहीं, अभी हम लोग पढ़े हैं, महानदी नहीं पढ़े हैं, पढ़ेंगे, तो महानदी भी नहीं है। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, तापी नदी, और तापी नदी को ही ताप्ती नदी भी कहते हैं, ठीक है। तो भ्रंश घाटी से होकर जो निकलती है वो ताप्ती और नर्मदा नदी भी है। एक और नदी है, उसका नाम क्या है, नर्मदा नदी है। याद रखिएगा, दो नदियां निकलती है। और ये कौन सी भ्रंश घाटी से होकर निकलती है, विध्यांश, विंध्य 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 एवं क्या कहते हैं, सतपुरा के भ्रंश घाटी से होकर, सतपुरा भ्रंश घाटी से होकर नर्मदा नदी निकलती है। और ताप्ती नदी जो निकलती है वो सतपुरा एवं अजंता के भ्रंश घाटी से होकर निकलती है, ठीक ना। तो याद रखिएगा। उसके बाद जो है आपसे यहाँ से क्वेश्चन से पूछ सकता है ना कि नर्मदा नदी कहाँ से निकला है। तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थान है ना, वो क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश से ही है, ठीक है। और मध्य प्रदेश के में जो है एक मैकालू पर्वत है, मैकालू पर्वत, और मैकालू पर्वत श्रेणी है। और इस पर्वत श्रेणी का जो एक चोटी है, उस चोटी का नाम है अमरकंटक। इसी अमरकंटक से जो है नर्मदा नदी निकली है। मैकालू पर्वत श्रेणी का एक चोटी है अमरकंटक, इस अमरकंटक से जो है नर्मदा नदी निकली है। और यह चोटी जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है। तो याद रखिएगा, नर्मदा नदी कहाँ से निकली है, अमरकंटक की चोटी से निकली है। उसके बाद देखिए ताप्ती नदी आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ से निकलती है। तो देखिए ताप्ती नदी जो है वो क्या कहते हैं, वो ताप्ती नदी के बारे में पूछा जा सकता है। तो ताप्ती नदी जो निकलती है ना, वो सतपुरा के श्रेणी से निकलती है। सतपुरा जो है, ताप्ती नदी सतपुरा के जो है श्रेणी से निकलती है, ठीक ना, याद रखिएगा। सतपुरा पहाड़ी से कहाँ निकलती, कौन सी नदी निकलती है, तो ताप्ती नदी निकलती है, ठीक ना। नर्मदा यानी मध्य प्रदेश से निकलती है, महाराष्ट्र गुजरात होते हुए ये नदियां जो है खंभात की खाड़ी में नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां जो है वो गिर जाती है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। जब ये कौन सी ऐसा नदी होगी जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, हमसे पूछा जा रहा है। यानी डेल्टा का यदि निर्माण नहीं करेगी तो एस्चुरी का निर्माण करेगी। यानी कि डेल्टा का निर्माण यदि जो नदी नहीं कर रही है वो नदी एस्चुरी का निर्माण यानी कि कर रही है। एस्चुरी इंग्लिश में कहते हैं ज्वार नद मुख को,
ज्वार नद मुख। ज्वार नद मुख को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एस्चुरी कहते हैं। यानी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, इसका मतलब वो नदी होगी जो एस्चुरी का निर्माण कर रही होगी। अब कौन सी नदी है हमसे पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा कि एस्चुरी का निर्माण करने वाली दो नदी है जो अरब सागर में जो गिरती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है, अरब सागर में मिल जाती है। वैसी नदी कौन सी है? तो ताप्ती नदी है और एक जो है नर्मदा नदी है। ये दोनों नदी जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ आंसर क्या है आपका? नर्मदा नदी हो जाएगा। ठीक है, नर्मदा नदी जो है वो क्या करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। उसके बाद यहाँ जो है एस्चुरी और डेल्टा का जो है वो किसे कहते हैं, कहा लिख के लाए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है कि जब नदी बहुत दूर से आती है तो वह अपने साथ अवसाद को लाती है और समुद्र के मुहाने पर जब उसकी स्पीड कम हो जाती है तो वही मुहाने पर ही अवसाद को जमा कर देती है। तो इस प्रकार डेल्टा का निर्माण होता है। लेकिन जब नदियाँ कुछ कम दूरी से ही आती है तो उनके साथ अवसाद नहीं के मात्रा में होता है, तो वैसी नदी समुद्र के जल से मिलकर ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब जो भी नदियां जो बची हुई है, महानदी, स्वर्णरेखा नदी, इस सब सारी महानदी, स्वर्णरेखा नदी, इस सब नदी को जो है हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। ठीक है।